तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स के बारे में बात किया था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, जैसे हमारा ब्रेन है पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, हमारे सेल के सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो भी इंफॉर्मेशंस है, जो चीज़ें बननी हैं, जो चीज़ें बिगड़नी हैं, सब कुछ सेल में किसके थ्रू डिसाइड होता है, न्यूक्लियस के थ्रू। क्यों? क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, ठीक है, क्रोमेटिन्स, आरएनए, प्रोटीन्स का फॉर्मेशंस उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जो डीएनए है उसी के अकॉर्डिंग आरएनए का फॉर्मेशन होगा, उसी के आरएनए के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, और उसी प्रोटीन्स के थ्रू क्या होगा, एंजाइम्स बनेगा, और उसी के थ्रू हमारा जो भी फंक्शंस है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग जब 12th का पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस का जो सेल में है पोर्शंस, उसको थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चंस कम आता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आता है उसको देख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखिए, न्यूक्लियस के बारे में पूछता क्या है। तो न्यूक्लियस का पहले तो आप पूछता था कि इसकी डिस्कवरी किसने किया था। ठीक है, क्रोमेटिन्स के बारे में पूछता है। ठीक है, उसके बाद से क्रोमोजोम के बारे में, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि क्रोमोजोम का टाइप। ठीक है, जैसे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो यहाँ से मेन क्वेश्चन आता है। उसके बाद से क्रोमेटिन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, कौन कौन सा मटेरियल्स पाया जाता है, उस पे क्वेश्चंस आज के टाइम में बनता है। ठीक है, तो क्रोमेटिन में आपका डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए होता है। ठीक है, उसके साथ कुछ हिस्टोन प्रोटीन जो कि बेसिक प्रोटीन्स होता है, उसके साथ हिस्टोन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाया जाता है, और उसमें आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कितना क्रोमोजोम होता है आपको पता है, एक सेल में कितना, हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स हैं, वन सेल 46। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर काइनेटोकोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, सेंटोमियर के बारे में बात करेंगे। सेंटोमियर्स और काइनेटोकोर्स पे क्वेश्चन आते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स आकर के कहाँ पे आपका अटैच होता है। तो पहले गलती लोग करते हैं। ठीक है, सेंटोमियर पे नहीं, काइनेटोकोर पे। काइनेटोकोर एक सेंटोमियर के ऊपर साइड में क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जहाँ पे आकर के क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होता है, और वो हेल्प करता है आपका किसमें, सेल डिविजन्स में, क्योंकि वो क्या करता है, क्रोमोजोम क्रोमेटिड्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से ही, जिससे एनसीईआरटी का आपका कोई भी पोर्शंस ना बचे। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस का एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सबसे पहले किसने इसको डिस्क्राइब किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद से लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई। ठीक है, हम लोग क्या इसको न्यूक्लियस के जो मटेरियल है उसको किससे डाई किए थे, कलर किए थे, बेसिक डाई से। ठीक है, एंड वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन, क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। तो टर्म क्रोमेटिन किसने दिया है, बहुत सालों से क्वेश्चंस नहीं आया, तो वो देख लीजिए, यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन बने। क्रोमेटिन टर्म्स किसने दिया, नेम किसने दिया, तो फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, दो फेज होता है हमारा सेल में, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है डिवीजन फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज जिसे हम लोग बोलेंगे। अब बात करते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में पाया जाता है। बहुत ही एक्सटेंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन जब इसको क्या होता है, सेल को डिवाइड करना होता है, तो ये अपने आप को क्या करता है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होता है। ठीक है, कंडेंस्ड करता है और वो क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिससे कि जेनेटिक मैटर इक्वल अमाउंट में एक सेल से दूसरे सेल, एक सेल से दो सेल में क्या हो सके, इक्वली डिवाइड हो सके और आसानी से डिवाइड हो सके। ठीक है, जैसे आप एक क्या धागा ले लो, धागा बहुत सारा धागा ले लो, पत्ता धागा, उसको ऐसे किसी भी तरीके से वुंड कर, उसको क्या कर, रोल कर दो। ठीक है, और उसको बस दूसरा धागा लो, जो क्या करो, थोड़ा सा अच्छे से उसको क्या कर, परपेंडिकुलर आप स्टेबलाइज करके 5, 7, 10 के फॉर्म में क्या करते हो, थोड़ा सा मोटा बना लो। तो जो
आपका रील वाला है जो आपने बहुत ही क्या किया था, ऐसे किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में लपेट दिया था, तो ऐसे अगर डिवाइड करना रहे दो पार्ट में तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या हमने ऐसे मोटा बना लिया है तो उसको क्या कर सकते हैं इजीली, 4-5 ऐसे 6-7 जितना भी बनाना है उतना बना करके आप इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जब सेल का डिवीजन होना होता है तो जो क्रोमेटिन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोजोम के फॉर्म में। केवल डिवीजन फेज में ही क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोजोम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो देखिए इंटरफेज क्या है, प्रिपरेटरी फेज है, इसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, ऐसा स्टेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता है। सेल डिवीजन के लिए क्या करता है, प्रिपरेशन करता है, या तो वो नॉर्मल कंडीशंस में होता है, ठीक है। तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें, ठीक है, इंटरफेज में, तो वो क्या होता है हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। क्रोमेटिन के साथ साथ और क्या हो जाता है, लाइक ये देखिए क्रोमेटिन, उसके साथ साथ और क्या होता है इसमें, चलिए दूसरे कलर से देखते हैं। उसके साथ न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ एक या एक से ज़्यादा एक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलाई, जिसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियोलस। तो एक क्या है, चलिए दूसरे कलर से बनाते हैं हम लोग न्यूक्लियाई को। हमने डॉटेड फॉर्म में क्यों बनाया है इसको, न्यूक्लियोलस को हम लोग क्या डॉटेड फॉर्म में बनाया, क्यों, क्योंकि इस पे भी कोई भी मेम्ब्रेन से ये स्ट्रक्चर कवर्ड नहीं होता, इसलिए जो न्यूक्लियोलस का मटेरियल्स है और जो न्यूक्लियस का मटेरियल वो एक दूसरे से एक्सचेंज, एक दूसरे के कनेक्शन में रहता है, ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियोलस, ठीक है, क्रोमेटिन हो गया, और ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाएगा नॉर्मल इंटरफेज स्टेज में, न्यूक्लियोलाई पाया जाएगा, न्यूक्लियोलाई मतलब क्या है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, एक ही न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियोलस हो, ठीक है। उसके बाद से क्या हो, इसमें क्या हो, मटेरियल जो पाया जाता है न्यूक्लियस में उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में रिवील दैट न्यूक्लियर इन्वेलप which consists of two parallel membrane with a space between them is called perinuclear space, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया न्यूक्लियस का, ये इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितने का होता है, ठीक है। तो इसकी जो डायमीटर है 10 to 50 नैनोमीटर, जो स्पेस है वो कितने का होता है, 10 to 50 नैनोमीटर्स का। उसके साथ साथ देखिए फॉर्म ऑफ बैरियर बिटवीन द न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो ये करता क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेपरेट करता है, बैरियर का फॉर्मेशन करता है, बैरियर का काम करता है, जो कि क्या मटेरियल्स को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है कि साइटोप्लाज्म से, इधर साइटोप्लाज्म से कितना आना है न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस से कितना जाना है। तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, बैरियर का काम कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए हमने बनाया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कई जगह पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर इसमें दिया है, आउटर मेम्ब्रेन पे क्या होता है आपका,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। मतलब इंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न कि SER। याद रखना है क्या, RER होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन से कौन एसोसिएटेड होता है, RER। ठीक है, अब देखिए दिया form barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. That means ये किसकी बात कर रहा है, RER की, न कि SER के। ठीक है, a number at a number of places the nuclear envelope is interrupted by a minute pores, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब इसको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। देखिए दोनों इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों फ्यूज करके क्या होता है, न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन करता है। अब इसका काम क्या है, न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, तो न्यूक्लियर पोर का काम है कि जो न्यूक्लियस में मटेरियल्स है जो सेल में ज़रूरत है, साइटोप्लाज्म में ज़रूरत है, तो वो क्या हो सके, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका RNA चला जाएगा, बनेगा DNA, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस में बनेगा, वहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ठीक है, अब प्रोटीन की ज़रूरत है यहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म से प्रोटीन कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में। तो देखते हैं आगे क्या दिया है, द दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ RNA protein molecules takes place in both the direction of nucleus and the cytoplasm। तो याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा 100%, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि न्यूक्लियर पोर्स जो है वो किसके लिए पैसेज है, केवल RNA के लिए या प्रोटीन्स के लिए या दोनों के लिए। ठीक है, थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स, दोनों के लिए, किस डायरेक्शन में, प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना है बोथ डायरेक्शन, RNA न्यूक्लियस से इधर आएगा, ठीक है, न्यूक्लियस से आएगा इधर, ठीक है, और इधर प्रोटीन फिर इधर से इधर पे जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि इधर मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होता है कि इन बोथ डायरेक्शन होता है, किससे, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में, जो चीज़ें जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे। ठीक है, क्या होता है आपका ट्रांसपोर्ट होता है। जनरली एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलाई होता है। ठीक है, याद रखना है, लेकिन अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ा किसके लिए, आपका प्रोटीन RNA फॉर्मेशंस के लिए, तो हो सकता है उस न्यूक्लियस में क्या हो, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो, क्योंकि वो एक्टिव साइट होता है आपका किसके, RNA फॉर्मेशन के लिए। कौन एक्टिव आपका साइट है RNA फॉर्मेशन के लिए, राइबोसोमल RNA फॉर्मेशन के लिए, तो वो है न्यूक्लियोलस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए एक सेल में जनरली एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे क्या होता है आपका एक से अधिक सेल्स पाया जाता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के बारे में बात करेंगे, जिस प्लांट में भी आपका बात करेंगे सिप ट्यूब्स के बारे में। क्या बात करेंगे हम लोग, सिप ट्यूब में होता है या नहीं होता है, कुछ ऐसे भी आपके सेल हैं जहाँ पे होता ही नहीं है न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि एक सेल में एक न्यूक्लियस हो सकता है, एक से ज़्यादा हो, या हो सकता हो ही नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नॉर्मली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल्स। हाँ, क्यों नहीं कर सकते। पैरामीशियम के बारे में सुना है, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, एक मैक्रो एक माइक्रो। ठीक है, उसके साथ साथ राइजोपस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे सिनोसिटिक हाइफी पाया जाता है। हाइफा है, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उस हाइफा को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे स्केलेटल मसल्स को और ओस्टियोक्लास्ट सेल को, स्केलेटल मसल्स और ओस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक सेल में एक से ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना है इसको। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, कौन, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है।
ठीक है, कि कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मीन्स RBC, रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीप ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स बात करेंगे, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट्स में सीप ट्यूब का, तो सीप ट्यूब में भी क्या होता है आपका, सीप ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। दो स्ट्रक्चर हो गया आपका, कौन कौन सा बाहर लिख लिया कीजिए, एरिथ्रोसाइट, उसके साथ साथ आपका सीप ट्यूब सेल, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है, किसमें, मैच्योर कंडीशन में। देखिए एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके साथ साथ और क्या होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि एरिथ्रोसाइट में जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो याद रखना है कि एरिथ्रोसाइट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है और क्रोमेटिन पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलाई जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में, नॉर्मल सी बात है। अभी उसके बारे में बात करें, जब ये कंटेन करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो दो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किए, पहला न्यूक्लियोलस के बारे में और दूसरा क्रोमेटिन के बारे में। तो आपका न्यूक्लियोलाई कहाँ होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। कंटेंट ऑफ, देखिए इस यहाँ से क्वेश्चन आने का, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि ये किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, न्यूक्लियोलस किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एक दूसरे से, किसके, न्यूक्लियोप्लाज्म से, बिकॉज एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और बात करते हैं एक्टिव, देखिए इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, कौन, न्यूक्लियोलस, कौन, न्यूक्लियोलस द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस मीन्स आरएनए सिंथेसिस का एक्टिव साइट क्या है, न्यूक्लियोलस। अगर किसी सेल में बहुत ज़्यादा आरएनए की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सेल के न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन अ सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। बात वही बोला हमने कि जब ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा क्योंकि आरएनए से ही आपका राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाएगा, उससे से क्या आपका फॉर्मेशन होगा, वो हेल्प करेगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो उस सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, न्यूक्लियोलाई होगा, ठीक है। अब देखिए दिया है, यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज ए लूज एंड इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर दैट इज नोन एज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बारे में बात किया था हम लोगों ने, क्या होता है, इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क, वो क्लियर नहीं होता है और बहुत ही एक दूसरे से क्या होता है, कवर, ये रफली ऐसे स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, वेल अरेंज नहीं होता, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर्स को, उस न्यूक्लियो प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन के टाइम में क्या करते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, और कंडेंस्ड होने के बाद वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम को फॉर्मेशन करते हैं इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगा जब सेल डिवीजन का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, सेल डिवीजन चलेगा, तो न्यूक्लियस की जगह पर केवल क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा, ठीक है। उसी का डिवीजन करना है, वही मेन चीज़ है, उसी से सारी चीज़ें का क्या होना है, फॉर्मेशन होना है। देखिए क्रोमेटिन कंटेंट्स, क्वेश्चन यहाँ से नोट करिए, क्रोमेटिन कंटेंट्स, पहला क्या है, डीएनए, दूसरा बेसिक प्रोटीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिस्टोन, तीसरा और क्या पाया जाता है उसमें, सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्यों, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे तो हिस्टोन से काम नहीं चल पाता है, तो
को और ज़रूरत पड़ती है बेसिक प्रोटीन्स की, ठीक है, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और उसके साथ साथ आपका चौथा स्ट्रक्चर क्या है इसमें, आरएनए। क्वेश्चन आया था कि क्रोमेटिन कंटेंट्स डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया था, दूसरा ऑप्शन डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। ऐसे ही करके केवल डीएनए एंड आरएनए, केवल आपका क्या होता है बेसिक प्रोटीन दे देगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हटा देगा। तो ऑप्शन आपको बस यहाँ से कैसे बनाना है, अगर आप एक बार अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा, ठीक है। तो देखिए, तो क्रोमेटिन में क्या होगा, डीएनए होगा, बेसिक प्रोटीन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। उसके साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, ये भी बेसिक प्रोटीन ही है, और आरएनए, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो क्या होता है, निगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, ये आपका क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो हमें पॉजिटिव प्रोटीन चाहिए, बेसिक प्रोटीन चाहिए उसको क्या करने के लिए, रैपिंग करने के लिए, उसको बाइंड करने के लिए, ठीक है। इसलिए बेसिक प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो कम स्पेस में, एक सेल का साइज बहुत ही कम होता है, लेकिन उसमें जो डीएनए है वो क्या होता है आपका, लगभग 2 मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो वो कैसे रहेगा, ठीक है, आपका माइक्रोमीटर में आपका सेल का स्ट्रक्चर है, लेकिन 2 मीटर लंबा आपका क्या है, केवल डीएनए ही है। और डीएनए को कहाँ पर रहना है, आपका उस सेल्स में रहना है, ठीक है, न्यूक्लियस में रहना है। तो न्यूक्लियस में कैसे रहेगा, तो उसको क्या करना है, कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रैपिंग करना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप टेलर के पास जाते हैं, देखते हैं वो सिलाई करता है, तो उसमें जो रील होता है, जो धागा होता है, एक क्या है, एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर कवर किया जाता है, उसको बार बार क्या कहते हैं, राउंड किया जाता है। तो वो क्या है, बहुत बड़ा धागा होता है, लेकिन वो होता क्या है, बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर्स में आ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी पाया जाएगा आपका लगभग, ठीक है। देखिए, अ सिंगल ह्यूमन सेल्स हैज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो डीएनए का जो लेंथ है ह्यूमन सेल्स में वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर, ठीक है। अब इसको दिया है, यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए क्रोमोसोम इन क्लास 12। जब हम 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे पैकेजिंग के लिए एक पूरा चैप्टर्स है, देखेंगे उसको, ठीक है। देखिए, उसके साथ अब क्रोमोसोम्स को देखेंगे। एवरी क्रोमोसोम्स विजुअल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, नॉट इन इंटरफेज स्टेज, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेज में दिखता है, तो केवल दिखेगा किस स्टेज में, डिवाइडिंग सेल्स में। उसके पास एसेंशियली हैव अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर, ऑन द साइड ऑफ विच अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। देखिए, ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कॉन्स्ट्रक्ट किया है यहाँ पे आपका क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेटोकोर, ठीक है। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। अब काइनेटोकोर पे ही आकर के स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो काइनेटोकोर पे ही आकर हमारा क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स आकर के अटैच्ड होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग जब सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। वैसे स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए कि ये स्पिंडल फाइबर्स आकर के कहाँ पे अटैच्ड होता है, तो अटैच्ड होता है कहाँ पे, काइनेटोकोर पे, न कि सेंट्रोमियर पे। ध्यान देना है कहाँ पे, काइनेटोकोर पे। सेंट्रोमियर्स होल्ड 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सेंट्रोमियर, एक क्रोमेटिड। आगे बारे में बात करेंगे, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जब एक ये क्या है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी एक क्रोमोसोम है, लेकिन जब वो पेयर्ड होता है, ठीक है, डिवीजन के टाइमिंग पे, तो ये स्ट्रक्चर्स को, ये क्या है, अगर ये क्या होगा, देखिए, हाँ, ये एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम हुआ, 1 2। लेकिन अगर ये एक जुड़ जाए दोनों, ठीक है, तो भी वो एक ही क्रोमोसोम रहेंगे। लेकिन ये जो एक स्ट्रक्चर है, एक पार्ट जो था, अब एक क्रोमोसोम है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दो, एक नंबर 1 नंबर 2 तो बोलेंगे नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रोमेटिड,
दो क्रोमेटिड को होल्ड करता है कौन? आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर्स होल्ड टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम्स। याद रखना है कौन होल्ड करता है दो क्रोमेटिड को? तो काइनेटोकोर नहीं, काइनेटोकोर पे काइनेटोकोर एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोमियर पे पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है सेंट्रोमियर्स होल्ड्स two chromatids of a chromosome. Based on the position of centromeres, the chromosomes can be classified into 4 types. ठीक है, कि कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो और डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इसमें कि क्या है आपका सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में क्लासिफाइड करते हैं? इनटू 4 टाइप्स। पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और फोर्थ इज टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो मेटा मीन्स सेंटर, ठीक है। अगर क्रोमोसोम्स है मिडिल सेंट्रोमियर्स फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द, अगर क्या है मिडिल पे पाया जाएगा, मान लीजिए ये दोनों क्या है, दोनों ये इक्वल है, ठीक है। पी आर्म और क्यू आर्म, ठीक है। तो अगर क्या है ये दोनों क्या है आपके इक्वल है, ये साइज और ये साइज दोनों क्या है इक्वल है, अगर सेंटर पे है तो उस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। देखिए यहाँ पे ये वाला आर्म और ये वाला आर्म क्या है आपका बराबर है, तो उस बीच में अगर सेंटर पे है तो उसको उस टाइप के क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे हम लोग? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद से अगर सेंटर से थोड़ा सा, मान लीजिए सेंटर है, इसे थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। क्रोमोसोम्स है जो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल अब तक, या तो ऊपर हो जाए या नीचे, मतलब कि सेंटर पर ना रहे, उसके ऊपर या नीचे होगा। जब ऊपर नीचे होगा तो ये दोनों आर्म्स क्या होंगे? आपस में बराबर नहीं होंगे, तो एक स्लाइटली क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, एक स्लाइटली छोटा हो जाएगा। तो इस टाइप के क्रोमोसोम्स को बोलेंगे हम लोग सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन अगर और ऊपर चला जाए, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे चला जाएगा तो एक यहाँ पे बहुत छोटा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड के पास में पाया जाएगा, ठीक है। अगर चला जाता है सेटल होता है यहाँ पे पाया जाता है सेंट्रोमियर नियर द एंड, ठीक है। तो वो क्या करता है? एक बहुत ही छोटा एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड एक्सट्रीमली क्या होता है? वेरी लॉन्ग आर्म का फॉर्मेशन करता है। जबकि टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? जो होता है वो सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे होता है, ठीक है। तो केवल लगभग एक आपका क्या होगा? लॉन्ग आर्म ही दिखेगा, शॉर्ट आर्म बहुत ही कम, बहुत ही छोटा दिखेगा, ठीक है। तो 4 टाइप के आपके क्रोमोसोम्स हो गए। मेटासेंट्रिक जिसमें दोनों आर्म क्या होंगे? बराबर होंगे। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो सकता है, मतलब सेंटर पे नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एक छोटा, एक थोड़ा सा छोटा होगा, एक थोड़ा बड़ा होगा। एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत छोटा हो जाएगा, एक बहुत बड़ा हो जाएगा। और टीलोसेंट्रिक में तो एकदम टिप पे पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे आप शॉर्ट आर्म्स को तो सोचिए नहीं, बहुत ही माइन्यूट दिखेगा। और क्या होगा आपका? एक बहुत ही बड़ा, केवल आपका एक सिंगल लॉन्ग आर्म ही लगभग दिखेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें बची हैं। सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो कि जिनके पास है नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस होता है कुछ कांस्टेंट लोकेशन पे, इसको भी हम लोग जब डीएनए पैकेजिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग 12th वाले पोर्शंस में, तो वहाँ पे देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो सेकेंडरी अगर कॉन्स्ट्रक्शंस है वहाँ पे, तो उस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस एक स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। देखिए यहाँ पे है क्या? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस के बाद से एक और छोटा सा स्मॉल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस स्मॉल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो बहुत ही कम क्रोमोसोम्स में ये पाया जाता है, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे 12th वाले चैप्टर में। तो याद रखना है कि छोटा सा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। और जिस क्रोमोसोम में ये सैटेलाइट पाया जाएगा उसे सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। एक क्वेश्चन आया है कि पी आर्म और क्यू आर्म, तो जो शॉर्ट आर्म होता है
ठीक है, क्रोमोजोम में, उसे पी आर्म से लेबल्ड करते हैं। और जो लॉन्ग आर्म होता है उसे क्यू आर्म, लॉन्ग आर्म बोलते हैं, क्यू आर्म। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है कि शॉर्ट आर्म क्या होता है, पी आर्म कहलाता है, और जो लॉन्ग आर्म होता है वो क्या होता है आपका, क्यू आर्म होता है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा बचा हुआ है इस चैप्टर में माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। माइक्रो बॉडीज़ के बारे में जो बचा है वो क्या होता है, ये माइक्रो बॉडीज़ आपका क्या हो जाएगा, एक बहुत ही माइन्यूट वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है पाया जाता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रो बॉडीज़। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि दोनों में पाया जाता है, तो बोथ प्लांट एंड, इसमें डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है क्योंकि हमें यहाँ पे बीएससी नहीं करना है, ठीक है, एमएससी नहीं करना है, पीएचडी नहीं करना है, हमें जो एग्ज़ाम देना है कम्पिटिटिव एग्जाम से, ठीक है। तो जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या नहीं पढ़ना है तो आप पढ़ते जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्मार्ट तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन होएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, तो ठीक है। देखो माइक्रो बॉडीज क्या होता है, वेसिकल, माइन्यूट वेसिकल्स होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, जो कि दोनों में पाया जाता है, प्लांट और एनिमल सेल्स में। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर को हम क्वेश्चन वाइज क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। 10-15 जितना भी क्वेश्चंस बनेगा, क्वेश्चंस हम फ्रेम करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि चैप्टर कैसे क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद से इसका आंसर कैसे करना है, हमें कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके साथ मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज़ आप लोग लगे रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बार बार मैं बोलता हूँ जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के पास, अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँच सके वीडियो। देखिए आज के टाइम में भी एजुकेशन जो है केवल अच्छे लोगों के पास ही है अच्छी एजुकेशन। जो बोला जाता है कि सभी के पास क्या है, एजुकेशन जो है सभी को इक्वली मिल रहा है, नहीं, ऐसा ना हुआ था, ना है, ना होगा, ठीक है। तो एक ही चीज़ है जो सभी को क्या कर सकता है, अच्छी एजुकेशन दिला सकता है, वो है आपका ऑनलाइन स्टडी, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो जाए, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो, अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो जो कि अच्छे कोचिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जिनके पास अधिक पैसे नहीं हैं, वो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुँच पाए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग 10-15 क्वेश्चंस बनाएंगे, फ्रेम करेंगे और उसी से पूरे चैप्टर को कवर देंगे रिवीजन के तौर पर, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।